नमस्कार, आप देख रहे हैं समय भारत 24/7। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अमेठी में गुरुवार को समाजवादी पार्टी का सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन। गुरुवार को अमेठी तहसील तिलोई में सपा ने अपना विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। सपा के दरगाह शरीफ, कुरैशी अकील, कुरैशी गुड्डू और सभी साथीगण ने मिलकर तहसील में विरोध प्रदर्शन किया। थाना मोहनगंज के प्रभारी भरत उपाध्याय की देखरेख में यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। जी, किस तरह का ये ज्ञापन दिया गया? भैया, आज ये ज्ञापन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर पूरे प्रदेश के हर तहसील मुख्यालय पे ये आयोजन किया गया है। सरकार की नाकामी, सरकार की गुंडागर्दी के विरोध में हम लोग आज सड़क पे उतरे हैं। जिस तरीके से महंगाई से लेकर के छात्रों की शिक्षा तक समाप्ति की तरफ जो है बढ़ रही है सरकार, अगर यही स्थिति रही तो आने वाला समय लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो सोच है, लोकतंत्र बचाने के लिए आज हम 16 सूत्री ज्ञापन देने का काम सड़क पे उतर कर रहे हैं। इसी के साथ हमें दावा भी कर रहे हैं कि 2022 में आने वाला जो वक्त है, अखिलेश यादव को 351 नहीं 380 सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी का नेस्ता नाबूद करके जो है अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। 16 सूत्री मांगों में क्या मांगे हैं आप? 16 सूत्री में डीजल पेट्रोल की महंगाई है, किसानों को उनके उपज का दाम ना मिलना, बिजली पानी, तमाम ऐसे लेकर के 16 सूत्री ज्ञापन बनाया गया है। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, जो आप मीडिया भी मेरा एक चौथा स्तंभ है, मेरा परिवार है। जिस तरीके से मेरे मीडिया के लोग मारे जा रहे हैं इस सरकार में, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग निष्पक्ष काम करें और हम आपके साथ कंधे में कंधा लगाकर आपके साथ खड़े हैं। आपकी सुरक्षा से लेकर के और आपकी सेवा तक जो है आपके साथ खड़े हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देते हुए जय अखिलेश यादव, जय मुलायम। संभल में सपा के पूर्व विधायक के घर हुई 50 लाख कैश की चोरी। घटना के वक्त गए थे बेटी की शादी में। बेखौफ चोरों के चोरी की वारदात आई सामने। यह वारदात गुन्नौर थाना के कस्बा बबराला में पूर्व सपा विधायक राम खिलाड़ी सिंह यादव के यहाँ की है, जहां चोर उनके घर में घुसकर तीसरी मंजिल तक पहुंच गए। 2 दरवाजों की कुंडी तोड़कर चोर स्टोर रूम तक पहुंच गए, जिसके बाद चोरों ने तिजोरी को तोड़ दिया और 50 लाख के नगदी रकम पर अपना हाथ साफ करके रफू चक्कर हो गए। घटना के समय पूर्व विधायक अपने परिवार समेत अपनी बेटी की शादी में नगर स्थित वैकेट हॉल में थे। सुबह करीब 3 बजे घर लौटी पूर्व विधायक की पुत्री और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रीति यादव ने जब टूटी हुई तिजोरी को देखा तो परिजनों को तुरंत सूचित किया। सूचना पर पुलिस ने 50 लाख कैश चोरी का केस दर्ज किया। इधर पूर्व विधायक ने घटना का खुलासा और कैश की बरामदगी की मांग की। चोरी की बड़ी घटना हुई है आपके यहाँ, क्या है पूरा मामला? कितना कैश गया है, किस तरह से हुआ है? जिस अलमारी में 50 लाख रुपए रखे थे जी, जीने का तार तोड़ा, फिर गेट का तार तोड़ा, फिर ये स्टोर में आए, फिर अलमारी का तार तोड़ करके जी रुपये चोर यहाँ से निकाल के ले गए। आप लोग कहाँ थे विधायक जी उस समय? हमारी बेटी की शादी थी, हम शादी में थे बगीचा में, घर पर कोई नहीं था मौजूद। जब रात्रि 3:30 बजे प्रीति यादव आई घर पर तो उन्होंने देखा ताले टूटे हुए। तब उन्होंने मुझे फ़ोन किया के पी ने, तो आप पुलिस जी मैं आ गया। कोई शक, कुछ सुबह कुछ अंदाजा कुछ हो पा रहा हो? हमने अज्ञात में FIR कराई है। अब ये पुलिस का प्रकरण है। हम चाहते हैं पुलिस से कि हमें न्याय मिले और ईमानदारी से इसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो और पैसा बरामद किया। थाना गुन्नौर पर श्री राम खिलाड़ी यादव द्वारा आज सुबह जानकारी दी गई कि उनके 3 मंजिल के मकान के तीसरी मंजिल पर बने हुए एक कमरे में अलमारी में रखे हुए एक 50 लाख रुपए से भरे हुए बैग की चोरी हो गई है।
पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो प्रथम दृष्टया यह ज्ञात हुआ कि उनके घर का मुख्य दरवाज़ा सही सलामत है। अन्य किसी जगह पर भी कोई दरवाज़ा नहीं तोड़ा गया है। केवल तीसरे मंजिल पर स्थित इस कमरे का दरवाज़ा तथा उस अलमारी का लॉक तोड़ा गया है। जिस जगह पर ये बैग रखा हुआ था उसी अलमारी में कुछ अन्य कैश व जेवरात भी रखे हुए थे, वो भी सही सलामत हैं। अतः प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि यह घटना उनके परिवार के ही किसी व्यक्ति के द्वारा अथवा उनके किसी जान पहचान के व्यक्ति के द्वारा कारित की गई है। इसमें उनकी तहरीर पर थाना गुन्नौर के अंतर्गत चोरी का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस द्वारा सभी पहलुओं की छानबीन की जा रही है तथा साथ में आयकर विभाग को भी इस बारे में जानकारी दी गई है जिससे कि वह यह ज्ञात कर सके कि इतनी धनराशि घर में क्यों रखी हुई थी। इस प्रकार से सभी पहलुओं की जांच करते हुए इस घटना का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। जालौन में नदी में हैंड ग्रेनेड मिलने से मचा हड़कंप। जनपद जालौन में आज हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। हैंड ग्रेनेड मिलने की सूचना जैसे ही मोघौड़ागढ़ कोतवाली पुलिस को मिली, पुलिस अधिकारी मौके पर तुरंत पहुंच गए, जहां उन्होंने हैंड ग्रेनेड देखते हुए आला अधिकारियों को सूचना दी। साथ ही बम निरोधक दस्ता के बारे में भी अवगत कराया। पैच पूरा मामला मोघौड़ागढ़ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गोपालपुरा का है। यह गांव यूपी-एमपी बॉर्डर पर नदी के किनारे स्थित है। आज सुबह ही एक व्यक्ति नदी के किनारे से गुजर रहा था, जिसे रास्ते में हैंड ग्रेनेड दिखाई दिया। वह रास्ते में पड़ा हैंड ग्रेनेड उठा लिया और गांव की तरफ लेकर आ गया। हैंड ग्रेनेड को अर्धविक्षिप्त हाथ में लिए लोगों ने देखा तो उन्हें कुछ शक हुआ और वो उसके पास गए। लोगों ने बम देखते हुए उसके हाथ से उसे फेंकवा दिया और मोघौड़ागढ़ कोतवाली पुलिस को इसके बारे में तुरंत सूचना दी, जिसके साथ ही मोघौड़ागढ़ सीओ और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक की टीम मौके पर पहुंची और हैंड ग्रेनेड को बम निरोधक दस्ते के बारे में अवगत कराया और हैंड ग्रेनेड की सूचना बम निरोधक दस्ते को दी। इस मामले में मोघौड़ागढ़ सीओ शाहिद नसीर ने बताया कि प्रथम हैंड ग्रेनेड लग रहा है, लेकिन यह डिफ्यूज है या फिर सही, इसके बारे में बम निरोधक दस्ता ही बता सकता है। फिलहाल लोगों को उस इलाके से हटा दिया गया है और साथ ही लोगों को सचेत रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। अमेठी में पुलिस दबंगों पर नहीं कस पा रही है शिकंजा और मुकदमा होने के बाद भी युवक को दे रहे हैं जान से मारने की धमकी। मामला जनपद अमेठी के फुरसतगंज थाना क्षेत्र का है, जहां गांव के दबंगों ने कुछ दिन पहले ही युवक के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद पीड़ित युवक ने फुरसतगंज थाना में मुकदमा दर्ज करा दिया और कार्रवाई के लिए मांग की थी। पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई न होने की दशा में पीड़ित युवक पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और अपनी आप बीती सुनाते हुए बताया कि मुकदमा दर्ज कराने के बाद भी दबंगों ने अब जान से मारने की धमकी देने के साथ साथ रास्ते में घेराबंदी करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन पुलिस ने अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। कहाँ से आए हैं? फुरसतगंज से। क्या मामला है? आज हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं। मामला यही है कि जो है हमारा विवाद चल रहा था भारत लाल से और मुकदमा भी दर्ज करवाए थे। मुकदमा दर्ज करवाए फिर एक बार हम फिर दोबारा हमारे पर हमला कर दिए। उसके बाद फिर जो हमले के मुकदमा लिखवाए, FIR दर्ज हुआ। अब जो है दोबारा मुकदमा दर्ज जब हो गया तो अब हमको लगातार जो है घर पे आते हैं, रास्ते में मिलते हैं। तो कई लोग हैं इसमें, धर्मेंद्र गिरी भाजपा मंडल अध्यक्ष और जो है श्यामू गिरी हैं, मोहित सिंह हैं और भारत लाल हैं। इनके कई सारे लोग रास्ते में जो है मिलते रहते हैं। डेली जो है धमकाते हैं जान से मारने की और घर से निकलना मुश्किल कर देते हैं। अभी जब हम यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं और किसी तरह बच के आए, रास्ते में उनके संबंधी जो है हमेशा खड़े रहते हैं। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। मुकदमा दर्ज कर लिए हैं लेकिन इनको एकदम खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। हमेशा घर पे आ जाते हैं, ऑफिस पे आ जाते हैं, दुकान हमेशा जो बंद रहती है हमारी, खोलने नहीं देते हैं। कानपुर में हाईटेक हो रहा है सिर्फ महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन। कानपुर प्रदेश का एकमात्र महिलाओं द्वारा संचालित गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन को अब और हाईटेक किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन की एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली को स्थापित किया गया है, जिसका लोकार्पण आज कानपुर नगर सांसद सत्यदेव पचौरी व कानपुर देहात सांसद देवेंद्र सिंह भोले द्वारा किया गया। इस मौके पर कानपुर मेयर प्रमिला पांडे ने नारियल फोड़कर एकीकृत यात्रा सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया।
इस मौके पर सांसद सत्यदेव पिचौरी ने बताया कि यह पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन है। उन्होंने कहा स्टेशन में पर्याप्त मात्रा में जगह है और आवश्यकता पड़ने पर स्टेशन को और अधिक विकसित किया जाएगा। आज तो पिचौरी जी कहाँ पर आए थे, किस चीज़ के लोकार्पण? आज मैं गोविंदपुरी स्टेशन पर एकीकृत सूचना प्रणाली के उद्घाटन के अवसर पर आया था। ये स्टेशन कानपुर में बाद में बना, सबका नया स्टेशन है। यहाँ सुविधाओं की आवश्यकता है, जगह यहाँ पर बहुत है, इसलिए ये जो एकीकृत सूचना प्रणाली आज यहाँ पर जिसका उद्घाटन हुआ है, जिसमें ये सूचना मिल जाएगी कि कौन सा डिब्बा कहाँ आ रहा है, यहाँ पर उद्घोषण की भी व्यवस्था होगी। और इस स्टेशन पे सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेशन का संचालन सब महिलाएं कर रही हैं। स्टेशन मास्टर भी महिलाएं, अन्य कर्मचारी भी महिलाएं। ये नया परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, ये बड़ी अच्छी बात है। महिलाओं की जिम्मेदारी देने में रेलवे विभाग भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। दूसरे मेरा प्रयास होगा कि ये जो स्टेशन है गोविंदपुरी से लगा हुआ जूही यार्ड का नया जूही यार्ड स्टेशन सेंट्रल से भी बड़ा बने, ताकि जो यहाँ से इलाहाबाद की ओर जाने वाली ट्रेनें हैं अधिक से अधिक यहीं से चली जाएं, कि जो वीआईपी सुविधाएं सेंट्रल पे हैं वो सारी जूही यार्ड वाले बनने वाले स्टेशन पे बने, ताकि वीआईपी भी यहीं से यात्रा करें। महिला स्टेशन है मगर जो महिला शौचालय बना उसमें अधिकतर ताला लटकता मिलता है, जो मुसाफिर है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बाहर जाना पड़ता है। इस पर क्या कहना है? आपने ध्यान दिलाया, ये व्यवस्था ठीक की जाएगी। कितने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित होगी व्यवस्था, कितने प्लेटफॉर्म पर? अभी तो एक अप और डाउन है, जैसे जैसे इनका विस्तार होगा सभी पे होगी। सर सपा लगातार जो है प्रदर्शन कर रही है, आज भी शहर भर में प्रदर्शन हुआ है महंगाई को लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विरोधियों का काम है प्रदर्शन करना, तो राजनीति में हमें उससे डरना नहीं चाहिए। हाँ, अगर उन्होंने जो प्रदर्शन जिन मुद्दों पे किया है उसमें कोई कमियां हैं उनसे ठीक करना चाहिए। हम योगी जी ठीक काम कर रहे हैं और जनता हमारे साथ। सर आपकी सरकार जो है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून ला रही है, इसको लेकर जो आपके संजय प्रभारी हैं, वो प्रदेश प्रभारी संजय सिंह हैं, उनका कहना है कि जो बीजेपी के सांसद हैं या जो भी नेता हैं विधायक उन पर भी जो है ये कानून लागू होना चाहिए 2 बच्चों वाला। कोई भी कानून उसी समय से लागू होता है जब लाया जाता है। देखिए, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून न पार्टी के हिसाब से न जाति के हिसाब से, कैसे हम जनसंख्या पर नियंत्रण करें ताकि आने वाली पीढ़ी की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो सके, लोगों को घर मिल सके, लोगों को नौकरी मिल सके, लोगों को रोजगार मिल सके, तो इनके लिए जनसंख्या नियंत्रण अवश्य भावी हो गया है। इसीलिए सबको धीमे धीमे इस रास्ते पर आना पड़ेगा। नियंत्रण पर लोग एग्री कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी में एग्री कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो नेताओं को छोड़ा गया है उनको भी इसमें लाया जाए। आम आदमी देखिए, किसी को न छोड़ा गया है न किसी को जोड़ा गया है, सबके लिए बराबर कानून है, सबको पालन करना है। लखनऊ की रानी लक्ष्मीबाई लबक के नाम से जानी जाने वाली उजमा प्रवीण के लिए दरियाबाद में रखा गया सम्मान समारोह। उत्तर प्रदेश जनपद बाराबंकी से दरियाबाद कस्बे की उजमा प्रवीण, जिनको रानी लक्ष्मीबाई लबक के नाम से भी जाना जाता है, आज उनके लिए दरियाबाद कस्बे में सम्मान समारोह रखा गया। आपको बता दें कि उजमा प्रवीण ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ लगातार कई दिनों तक लखनऊ घंटाघर में प्रदर्शन किया था, जिसमें उनकी एक फ़ोटो भी खूब वायरल हुई थी, जिसमें देखा जा सकता था कि वह अपने मासूम बच्चे को बैग में आगे टांगकर प्रदर्शन कर रही हैं। और भी ऐसे कई मामले हैं जिसमें उजमा प्रवीण ने बेबाक तरीके से आगे होकर अपनी बात रखी है। में उतरने का जो फैसला किया है, आपने जो इस जालिम हुकूमत के खिलाफ जो आपने फैसला किया है, हम सब आपको ये उम्मीद दिखाते हैं और इस बात का अलग ऐलान करते हैं कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, कीमतें लगती हैं, तादाद से क्या होता है। आपका बहुत अब हम अपनी बहन से गुजारिश करेंगे, हम लोगों को आप ठीक है।
इस वक्त आप लोग, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप लोग इतनी ज़्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं और हमें कितना हौसला देते हैं। ये आप लोगों की, मैं बहुत आप लोगों को सलाम करती हूँ इस चीज़ के लिए कि आपने अपनी बहन को आगे बढ़ने का मौका दिया। हमें नहीं जानता था कोई कौन उस्मा परवीन, हमें कोई नहीं जानता था, लेकिन आज जो मुझे लोग जाने वो सब आप लोगों की कहीं ना कहीं मेहनत रही है। सोशल मीडिया के जरिए से लोगों ने मुझे पहचाना कि कोई उस्मा परवीन शख्स के थे, लेकिन मेरा मकसद जो था वो देश के लिए था, देश सेवा करना था। मेरा मकसद ये नहीं कि मुझे गद्दी मिल जाए, ओहदा मिल जाए, मैं मंत्री बन जाऊँ या मैं कुछ बन जाऊँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी थी, जो जुल्म आज की हुकूमत कर रही है। आप देख रहे हैं इस वक्त जो हुकूमत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जुल्म उठाया है हर एक जाति पर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो या कोई भी अन्य जाति का हो, हर एक पर जो जुल्म ढाए हुए है उत्तर प्रदेश सरकार, उसके खिलाफ आवाज उठाना। जो रोजगार, आज युवा पीढ़ी रोजगार नहीं है उसके पास, आज लोग अपने घरों में बैठे हुए, आप रोजगार पर ध्यान नहीं देते, आप शिक्षा पर ध्यान नहीं देते, आप मेडिकल्स पर ध्यान नहीं देते, आप क्या ध्यान देते, आप जो कानून जिनकी कोई जरूरत नहीं हमारे हिंदुस्तान में, उन कानूनों को लाकर आप पेश करते हैं। जिस तरह से आप लोग कानून, जिस तरह से कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो अभी हाल ही में चल रहा है, आपने जनसंख्या नियंत्रण कानून तो ला दिया, तो क्या आपने बलात्कार पर नियंत्रण किया, यौन शोषण जो हो रहा है उस पर नियंत्रण किया, जो क्राइम फैल रहा है उस पर नियंत्रण किया, या जो अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है क्या उस पर नियंत्रण किया? जीडीपी एकदम डाउन हो चुकी है, हमारा भारत इस वक्त बेहद पिछड़े तबके में गिना जा रहा है। जब अगर उठा कर देखें, अगर हमारा पढ़ा लिखा तबका अगर इस चीज़ को उठा कर देखें तो उसे पता चलेगा कि हम कितने पीछे जा चुके हैं, हमारा देश कितने पीछे जा चुका है। तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को जागरूक होने की जरूरत है और उठ खड़े होने की जरूरत है मजबूती के साथ। और जो आज आप देख रहे जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रही थी, मुस्लिम के नाम पर भी आज मॉब लिंचिंग हो रही है, और हिंदू मुस्लिम को आपस में जो बांटा जा रहा है, जो डिवाइड किया जा रहा है, ये एक राजनीति है। इसको समझने की हर कोई कोशिश करे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। मैं हर एक से यही निवेदन करती हूँ कि इस चीज़ को समझिए, ये सत्ता ये किसी की नहीं हुई है, हमारा आपस का भाईचारा खराब हो रहा है, हमारा हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब बर्बाद हो रही है, जो कि लोग हमें मुल्क बाहर के मुल्क में जाने जाते थे हम कि हमारी गंगा जमनी तहजीब सलामत रहे। आज उस गंगा जमनी तहजीब की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, कहीं ना कहीं वो तार हो चुका है। आज हिंदू मुस्लिम का दुश्मन है, मुसलमान हिंदू का दुश्मन है। तो आज हमें इसी दुश्मनी को दूर करना है और इसे मोहब्बत के साथ आपस में बांटना है और एक दूसरे से मिलकर रहना है। लेकिन आज जो हमारे लोगों के साथ, आज जो मुस्लिम कौम के साथ एक जो हो रही है घटना, आप देख रहे हैं मॉब लिंचिंग, जगह जगह लोगों को आतंकवादी करार दिया जा रहा है, जगह जगह मारा जा रहा है लोगों को। क्यों ये अन्याय हो रहा है? तो इस अन्याय के खिलाफ अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, सिर्फ मुस्लिम कौम ना उठाए बल्कि हिंदू मुस्लिम। विश्व प्रसिद्ध पूर्णिमा मेला हुआ निरस्त, जिला अधिकारी और आला अधिकारियों ने दी श्रद्धालुओं से न आने की अपील। विश्व प्रसिद्ध गुरु पूर्णिमा मेला को लेकर जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल ने गोवर्धन विधायक ठाकुर कारिंद सिंह और तमाम आला अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में पूर्णिमा मेला को लेकर एक चर्चा हुई, जिसमें सभी की सहमति से गुरु पूर्णिमा मेला को निरस्त कर दिया गया। प्रशासन ने आसपास के जनपदों से आने वाले भक्तों को आगाह किया कि वो घर पर ही रहें और गोवर्धन परिक्रमा इस वर्ष कोरोना के चलते निरस्त कर दिया गया है। साथ ही विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह ने बताया कि कोरोना पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है, जिसके चलते शासन ने आदेश दिया है कि विश्व प्रसिद्ध गुरु पूर्णिमा मेला को निरस्त कर दिया जाए। इसलिए आप सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि आप घर पर ही रहें। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग को पूरी तरीके से पुलिस से मुस्तैद कर दिया गया है और आसपास के इलाकों को सील कर दिया गया है। प्रशासन ने कस्बा गोवर्धन में बाजार के भी बंद रहने का आदेश दिया है, जिस पर व्यापारियों ने सहमति जाहिर करते हुए प्रशासन का सहयोग किया है। बैठक की गई है मुड़िया मेले को लेकर के, क्या निर्णय लिया गया सर बैठक में? मुड़िया पूर्णिमा मेला जो इस वर्ष 20 से 24 जुलाई को होने वाला है या होने वाला था, उसको प्रशासन द्वारा आपसी सभी लोगों की सहमति के साथ कोरोना की महामारी के फैलने के कारण से निरस्त कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। तो इस बार मुड़िया पूर्णिमा मेला यहाँ पर गोवर्धन में नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी श्रद्धालु और दर्शनार्थीगण हैं जो प्रत्येक वर्ष मुड़िया पूर्णिमा मेला के लिए गोवर्धन में गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए आते थे, वो इस वर्ष कृपया न आए, क्योंकि
जो कोरोना वायरस का संक्रमण है वो लगातार वो अभी थमा नहीं है और हम सभी जानते हैं कि एक तीसरी वेव की संभावना बनी हुई है। तो सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए ये हितकर है कि इस वर्ष जो कोरोना वायरस की महामारी के दृष्टिगत इस मेले को न मनाया जाए। इसी संबंध में बैठक की गई और जो हमारे मुड़िया संतों के साथ, व्यापार संघ के बंधुओं के साथ, हमारे सभी जो प्रबुद्धजन हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, उन सभी के साथ चर्चा की गई और सभी ने एक मत से इसका सहयोग भी किया, समर्थन भी किया और इसी विचार पर अपना मन भी बनाया। सर, इस दौरान सरकारी वक्तव्य अगर आवागमन होता है तो क्या व्यापक इंतजाम किए गए हैं? इस संबंध में जो आसपास के जो प्रदेश के सभी प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, सभी जिलाधिकारी हैं या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, उन सभी के साथ वार्तालाप कर ली गई है आसपास के जिलों और प्रदेशों में और वहाँ पर भी व्यापक प्रसार करने के लिए उन्हें भी अनुरोध किया गया है। तो सभी आसपास के प्रदेशों में और जिलों में व्यापक प्रसार के माध्यम से श्रद्धालुओं को वहीं रहने के लिए निर्देश या आग्रह किया गया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इतना अच्छा प्रसार हुआ है कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में जो आने की हर बार रहती थी वो अब की बार नहीं आ रही। सर, परिक्रमा को बंद कर दिया जाएगा सर? जो शासन के नियम हैं उनके अनुसार ही चलेगा। केवल ये जो हमारा कोरोना संक्रमण के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेला है इसको स्थगित या निरस्त किया। विधायक जी, आज बैठक की गई है अब मेला को लेकर के, क्या कहें जरा बताएं। आज तो जब भी मेला होता है उससे पहले बैठक की तैयारी में हमेशा बैठक होती आई है। आज की बैठक अलग थी क्योंकि जो कोरोना इस तरह से फैला हुआ है और सबकी राय ली गई भाई मेला में क्या रहा है, इसको हम चलाया जाए या परिक्रमा बंद किया जाए। तो सबकी सहमति ये रही कि जो कोरोना बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है, आज फिलहाल शांत है लेकिन पता नहीं हम कैसे प्रकोप उसका हो जाए। तो सहमति से ये तय हुआ है कि परिक्रमा मुझे अपने नहीं लगाई जाए और इसको स्थित किया जाए। इसमें आप लोगों से भी इसके लिए कहना चाहूँगा, आप इसे प्रचार प्रसार करें। कोई भी श्रद्धालु यहाँ इस समय भी यहाँ नहीं आए। इस बुलेटिन में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि ओवैसी दिन ओवैसी ने किस तरह से योगी सरकार को मजनू और खुद को लैला बना दिया। गोवर्धन में समाजवादी पार्टी ने दिया धरना प्रदर्शन। गोवर्धन में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में गोवर्धन तहसील कार्यालय पर 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार पर सपा नेताओं ने जमकर हमला बोला और कहा कि पंचायत चुनाव में बीजेपी सरकार ने जमकर गुंडागर्दी की है और खुलेआम महिलाओं के कपड़े उतरवाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने पंचायत चुनाव में नामांकन तक नहीं करने दिया और अपने प्रत्याशी को जितवाने के लिए खुलेआम गुंडागर्दी कर जबरदस्ती वोट डलवाए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार लोकतंत्र की खुलेआम हत्या करने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ कहना चाहूँगा? समाजवादी पार्टी जोर जुल्म की टक्कर में हमेशा खड़ी रही है। जो जुल्म जाति भाजपा सरकार द्वारा की जा रही है उसे हम 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और निश्चित रूप से 2022 में इस भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम हम करेंगे। जो आज ज्ञापन दिया है, किन सूत्रों को मांग को लेकर दिया है, किसके नाम ज्ञापन दिया है? ज्ञापन हमने राज्यपाल जी के नाम दिया है कि राज्यपाल महोदय देखें कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से प्रदर्शन किया है और क्या मांग पत्र दिया है। आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा पूरे तहसील मुख्यालयों पर ये धरना दिया जा रहा है। इस सरकार में महंगाई ने आम जन की कमर तोड़ दी है। न इस वर्ग में बहन बेटी सुरक्षित हैं। जो भी सरकारी हमारी संस्थाएं थी उनको सबको छिन्न भिन्न किया जा रहा है। आज उसी के चलते पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी तहसील मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रही है। अभी जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें खुली बेईमानी हुई है। भाजपा के लोगों द्वारा गुंडई की गई है। जनता ने तो समाजवादी पार्टी को जिताया है। आगामी 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जितना काम विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है, आज तक जब से देश आज़ाद हुआ है उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने काम नहीं किया है। ज्ञापन आपने सौंपा है? हमने 16 सूत्रीय ज्ञापन अभी SDM साहब को दिया है, जिसमें कोरोना काल में जो लोग मरे हैं उनके परिवारों को, आश्रितों को तत्काल मुआवजा दिया जाए। पत्रकारों के खिलाफ ये सरकार जितना गुंडई कर रही है, पत्रकारों तक को नहीं बख्शा जा रहा है, पीटा जा रहा है और चीरहरण हो रहा है बहन बेटियों का। तो इसी के चलते पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। आज उसी क्रम में हमने गोवर्धन विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन दिया है।
बर्रा हाईवे किनारे स्थित गेस्ट हाउस में देर रात हुआ नशेबाजों का तांडव। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बर्रा हाईवे किनारे स्थित गेस्ट हाउस में देर रात नशेबाजों ने जमकर तांडव किया, जिसके बाद उन्होंने मैनेजर सहित नाबालिग लड़के को जमकर पीटा, जिसके साथ ही यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मैनेजर ने बर्रा थाना पुलिस से शिकायत की। संभल पहुंचे AIMIM के चीफ ओवैसी योगी सरकार और खुद की तुलना कर दी लैला और मजनू से। संभल के एक कार्यक्रम में AIMIM के चीफ ओवैसुद्दीन ओवैसी पहुंचे। इस कार्यक्रम में ओवैसी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून से महिलाओं का उत्पीड़न होने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस कानून की वजह से महिलाओं में अबॉर्शन की बढ़ोतरी आएगी। उन्होंने योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि मेरे लिए आदित्य योगीनाथ मजनू बन गए हैं और मैं उनके लिए लैला हो गया हूं। बढ़ती हुई जनसंख्या, अगर आप ये कहेंगे कि हम इंसेंटिव देंगे जी, अगर ये कहेंगे कि 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा मत करो, रेशन नहीं देंगे, तो ये भी आर्टिकल 21 का वायलेशन है। और ये प्रपोजल से एक्सपर्ट्स ने कहा कि महिलाओं का डिजर्शन होगा, एबॉर्शन होगा। अगर मालूम हो जाएगा कि बच्ची है किसी के, हमारी बहन के माँ के पेट में, एबॉर्शन होगा। ये एक्सपर्ट्स की राय है। आपके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, आप उसको देश को स्ट्रेंथन करने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करें? पूरे विश्व में, भारत में ही डेमोग्राफिक डिविडेंड है। आप सुनिए मेरी बात, नहीं सुनिए पॉपुलेशन को, आप जो आपके पास एक ताकत है पॉपुलेशन जी, उसको स्ट्रेंथ बनाइए ना। आप कमजोरी बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं कि आप 7 साल के अरसे में आपने नौकरियों का वादा किया था 15 लाख, वो झूठा साबित हुआ। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार उसका मुकद्दर बन गया। महिलाओं को आप पढ़ाने का इंतजाम नहीं करते। ये चीजें, और एक बात सुनिए आपके इत्मीनान के लिए, भारत का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा, ये एक्सपर्ट्स ने कहा है 2030 में। अब आपको किसकी जरूरत है? पॉपुलेशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, पॉपुलेशन को रोजगार देने की जरूरत है, महिलाओं के लिए चिकित्सा की जरूरत है, अस्पताल की जरूरत है। ये तो एंटी वुमेन स्टेप है। नीतीश कुमार भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब वो उनसे पूछ लीजिए, वो भी तो उनके अलाई हैं जी, वो भी तो बिहार के एक सीनियर चीफ मिनिस्टर हैं। अगर वो बात कह रहे हैं तो सुनना चाहिए ना। फिर आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों डाले ये रिप्लाई कि हम 2 चाइल्ड नॉर्म के खिलाफ हैं? तो ये इनकी नाकामियों को छुपाने के लिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को एक और धक्का पहुंचेगा, नुकसान होगा। आप योगी सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है कोरोना काल में भी। इसीलिए तो हमने शुरुआत में भी कह दिया कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आकर इतना बड़ा उनको बहुमत, इतना बड़ी सीट पार्लियामेंट में 2 मरतबा दी है। हम उत्तर प्रदेश की जनता, वो 3-4 लाख परिवार जिन्होंने अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने भाई को, अपने परिवार में किसी एक शख्स को खोया है, जिनकी लाशें पानी पर बह रही थीं, जिनके पास जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, जिनके पास दफनाने के लिए ज़मीन नहीं थी, जिनकी लाशों को कुत्ते नदी के किनारे खा रहे थे, जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको सेकेंड वेव में उनको ऑक्सीजन पहुँचाने में नाकाम हुई, दवाएं देने में नाकाम रही, वो यतीम और यसीर होकर, बेबस होकर फिर रहे थे और अपनी जानों को गंवा दिए। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री कम से कम इस बात का इकरार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, मैं उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाह रहा हूँ कि आपने जो हमसे उम्मीद लगाई थी, हम उस पर पूरे नहीं उतरे। उन्होंने पीएम मोदी के लिए कहा कि वाराणसी की जनता से उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि सरकार की नाकामी के चलते हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि माइनॉरिटी के लिए योगी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। ये बड़े ही दुख की और अफसोस की बात है और बड़ा ताज्जुब भी हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश की जनता की तकलीफ़, उनकी मौत, उनकी बेबसी से इतना डिस्कनेक्ट हैं देश के प्रधानमंत्री कि आज बजाय वो हकीकत का इकरार करते और वो ये कहते कि उत्तर प्रदेश की सरकार और नरेंद्र मोदी की दिल्ली की सरकार कोविड के सेकेंड वेव में देश की जनता को उनकी जान बचाने के लिए हम नाकाम साबित हुए, बजाय
अपनी नाकामी को कबूल करने के, अपनी फेलियर्स को मानने के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में जो कम से कम 2 से 3 लाख लोग की सेकेंड वेव कोविड में जो मौत हुई है, जिनकी लाशें आपने मीडिया ने दिखाई कि पानी के ऊपर तीर रही थी, जिनकी लाशें किनारों पर निकल कर आ रही थी तो कुत्ते उनको खा रहे थे, वो मरने वालों की लाशें प्रधानमंत्री ये भूल चुके हैं कि वो किसी के बाप की थी, किसी के माँ की थी, किसी के बेटे की थी और उनकी ज़िंदगी की एक डिग्निटी थी। तो बड़े ही अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने उस प्रदेश में आकर, जहाँ से वो वहाँ के एमपी भी हैं, वो अपनी नाकामी को, अपने स्टेट के गवर्नमेंट की नाकामी को कबूल करते उन्होंने लाखों मरने वालों के परिवार के ऊपर नमक उस पर फेंका है। अगर वो इस बात का इकरार कर लेते कि हाँ, जो जनता ने हमसे एक्सपेक्टेशन किया था हम उस पर नहीं उतरे, तो यकीनन उन मरने वाले परिवार को थोड़ी सी राहत होती कि चलो देश का हमारा जो प्रधानमंत्री है, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया, मेजॉरिटी दी, वो हमारी तकलीफ़ को समझता है। लखनऊ से पकड़े थे लोग, लखनऊ से 2, उनको जमीयत-उल-हिंद ने सपोर्ट किया, लीगल सपोर्ट किया, क्या रिएक्शन? देखिए, आप और हम इंशाअल्लाह ताला नहीं मालूम कितनी जल्दी कोर्ट उसका फ़ैसला करेगा, मगर अगर कल कोर्ट उनको अपने फ़ैसले में उनको बेगुनाह करार देता है, तो क्या जो मीडिया और जो मीडिया के चैनल पर जाकर लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या वो माफ़ी चाहेंगे? ऐसे कई केसेस हैं जहां पर इनिशियल स्टेज में तो बड़ा ही रोमांटिसाइज किया जाता है, उसको बड़ा ही बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, मगर 8 साल 6 साल के बाद उनको कोर्ट बरी कर देता है तो मीडिया में उसको आधे मिनट का भी नहीं दिखाया जाता। तो हम इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कोर्ट में ये कहाँ तक साबित होगा या नहीं होगा। क्या आप इस कार्रवाई को 2022 के चुनाव से जोड़ के देखते हैं? मैं आपको जानता हूँ आप कहाँ से आ रहे हैं। मैं यही बता रहा हूँ कि 2022 के असेंबली विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की सरकार की गवर्नेंस की नाकामी, कोविड में उत्तर प्रदेश की जनता को यतीम और यसीर बनाकर छोड़ देना और इस बात का उनको एहसास दिला देना कि योगी आदित्यनाथ की सरकार तुम्हारे साथ नहीं खड़ी है और मिसगवर्नेंस इतना है कि जेल में जाकर किसी की हत्या की जाती है। मिसगवर्नेंस इतना है कि रूल ऑफ लॉ के बजाय रूल बाय गन का गवर्नेंस यहाँ पर चला है। लाखों करोड़ों की तादाद में उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोज़गार हो चुका है। किसान परेशान हैं मोदी सरकार की किसान पॉलिसी के, उसमें आज भी आप देखते हैं कि महीनों हो चुके हैं किसान डटा हुआ है अपनी जगह पर। माइनॉरिटीज़ के लिए कोई स्कूल का इंतज़ाम नहीं। यही संबल में बताइए आपने 5 साल 4.5 साल में कोई डिग्री कॉलेज खोला सिवाय MQM के? उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट स्कूल में अगर किसी का है तो मुसलमानों का है। लिटरेसी रेट अगर किसी का कम है तो मुसलमानों का है, और फीमेल में सबसे कम है तो मुस्लिम महिलाओं का है। ग्रेजुएशन में सबसे कम है तो मुसलमान है, PG में सबसे कम है तो मुसलमान है। क्या गवर्नेंस आपने किया? तो ये मुद्दे रहेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता जो इन लोगों की जानें चली गई कोविड में, जिसकी योगी सरकार उनको ना ऑक्सीजन मुहैया कर सकी, ना वक्त पर उनको दवाई पहुंचा सकी, ये सब मुद्दे रहेंगे। अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो धार्मिक यात्राएं उनको बंद कर दें 3rd वेव के उसमें मद्देनजर, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नहीं। तो प्रधानमंत्री, अब जब प्रधानमंत्री की बात या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुनेंगे या नहीं सुनेंगे मुझे नहीं मालूम। जब देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं तो क्या उनका मुख्यमंत्री सुनेगा
ये तो आपको सवाल उनसे करना चाहिए, आप खामखा मुझसे कर रहे हैं। जी एक बात उठी है मुरादाबाद अच्छा, अभी आप